ओके, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है गौर फार्मा इंसाइट्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो मैंने ये एक पूरा का पूरा पिछले लगभग 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर रिव्यू करके उनसे जो भी ये क्वेश्चंस मल्टीपल ईयर पूछे गए हैं उनका एक पूरा कॉम्बिनेशंस करके एक ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक पूरी की पूरी लिस्ट प्रिपेयर की है विथ सॉल्व्ड आंसर, राइट। और कई दिनों से मैं इस पर काम कर रहा था, लगा हुआ था। अभी भी पूरी फाइनल नहीं हुई है, बट ठीक है, काफ़ी हैं। 2 मार्क्स के एंड 7 मार्क्स के काफ़ी क्वेश्चंस प्रिपेयर हो चुके हैं। तो आज अपन इस पर एक नज़र डाल लेते हैं और इस वीडियो को अपन कम से कम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज इसका ये पार्ट फर्स्ट जो है, इसमें अपन 2 मार्क्स के लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस और 7 मार्क्स के लगभग 7 से 10 के करीब क्वेश्चंस जो हैं वो अपन कवर करेंगे। इतना इसमें कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपन इसको ख़त्म कर पाएँ और इसका नेक्स्ट पार्ट अगले ही कुछ दिनों में मैं फिर से अपलोड करूँगा। ओके। तो एक बार फिर सब आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल गौर फार्मा इंसाइट्स में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी फ्रॉम यूनिट फर्स्ट टू फिफ्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक पूरी वीडियो क्लास। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीडबैक सिस्टम। ये कई बारी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा गया है, राइट। अब ये शायद यूनिट 1 या 2 से ही बिलोंग करता है, यूनिट फर्स्ट या सेकंड का ही क्वेश्चन है ये, मुझे अच्छे से रिमाइंड नहीं है, बट यूनिट फर्स्ट सेकंड से ही अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके आंसर में आप देखिए कितना लिखना है आपको। 2 मार्क्स के हिसाब से जितना अप्रोप्रिएट हो उतना हमें रिप्रेजेंट करना। अ मैकेनिज्म दैट रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग वेरिएबल्स इंश्योरिंग hemostates. Dysregulations can lead to disease state and imbalance in the body is called feedback system. बॉडी का एक अपना एक सिस्टम, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती है वेरिएबल्स के थ्रू, कई सारे वेरिएबल्स एडजस्ट करके रखती है बॉडी में, ताकि बॉडी कैसी रहे, बैलेंस्ड कंडीशन में ना रहे। और उसको किससे दूर रखती है, कई सारे डिसरेगुलेशंस से, ठीक है। इंश्योरिंग हीमोस्टेट्स, हीमो वर्ड लग जाने से एक बात साफ हो जाती है कि ब्लड की चर्चा हो रही। तो ब्लड से रिलेटेड सारी स्टेट्स जितनी जो भी है कंडीशंस हैं उनको बैलेंस करती है, इंश्योर करती है। और डिसरेगुलेशंस को बैलेंस बना के रखती, ताकि ये कोई डिसीज स्टेट्स में कन्वर्ट ना हो जाए और इम्बैलेंस ना क्रिएट करके रखें बॉडी में। दैट इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। डिफाइन कीमोटैक्सिस, 2 मार्क्स में ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चंस मल्टीपल ईयर्स में। देखें कीमोटैक्सिस क्या कहलाता है, डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू केमिकल ग्रेडियंट। बॉडी के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अगेंस्ट में किसी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन से संबंधित सेल्स का डायरेक्ट रिस्पॉन्स या मूवमेंट which enables the navigation toward favorable environment or away from harmful substances, playing a vital role in process like immune response and bacterial motility. ये कहलाता है कीमोटैक्सिस की प्रोसेस। एक डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल ग्रेडियंट, किसी भी केमिकल एंटिटी, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो कोई और दूसरी केमिकल एजेंट हो, राइट, उनके अगेंस्ट में सेल और ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट जो कि एक नेविगेशन, एक चैनल को ओपन करता है, एक नेविगेशन यानी पाथवे, एक रास्ते को खोलता है टूवर्ड्स द फेवरेबल इन्वायरमेंट और अवे फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट की ओर, या फिर इसका अपोजिट कह लें कि हार्मफुल कंडीशन से दूर या सब्सटेंस से दूर ले जाता है। प्लेइंग अ वाइटर रोल इन प्रोसेस लाइक इम्यून रिस्पॉन्स, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और बैक्टीरियल मोटिलिटी, बैक्टीरिया के अगेंस्ट रिएक्टिविटी दर्शाने के लिए। राइट अ नोट ऑन एक्यूट रीनल फेलियर, ये भी 2 मार्क्स में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। इट इज अ रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस ड्यू टू वेरियस कॉजेज लाइक डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शंस और मेडिकेशन टॉक्सिसिटी। ये 3 रीजन है, या तो डिहाइड्रेशन के थ्रू, या किसी भी प्रकार का किडनी इन्फेक्शन, या फिर कोई मेडिकेशन, कोई आपकी प्रिस्क्रिप्शन चल रहे हो, उससे साइड इफेक्ट वगैरह या एडवर्स इफेक्ट आ जाए, तो वो कहलाएगा क्या, मेडिकेशन टॉक्सिसिटी, राइट। तो ये इसके कारण से एक्यूट रीनल फेलियर होता है। रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, तुरंत से तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड रीस्टोर किडनी फंक्शंस, अगर ऐसा नहीं हुआ तो रीनल फेलियर जो है वो डेथ को रिजल्ट भी कर सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर कैन इंक्लूड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस,
जाहिर सी बात है किडनी फिल्ट्रेशन काम करना बंद कर देगा, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आ जाएगी, मेटाबोलाइज हो गई नहीं, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो मेटाबॉलिज्म की काम प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगी, जिससे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी बढ़ जाएगा, यूरीमिया, यूरिन का फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, और जिसकी कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं। एंड ऑर्गन डिसफंक्शंस, धीरे धीरे ऑर्गन जो है काम करना बंद कर देंगे। टाइमली मैनेजमेंट इज एसेंशियल, इमीडिएट इलाज जो है मैनेजमेंट करना एसेंशियल है इसको प्रिवेंट करने के लिए और फर्दर इसको डैमेज होने से रोकने के लिए और आउटकम्स जो है रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन स्किजोफ्रेनिया। 2 नंबर में पूछा गया है, a chronic mental disorder characterized by disturbance in perception, thought processes, emotion, behavior, if necessary then include symptoms also। ये मैंने लिखा है अलग से, अगर ये 2 से ज़्यादा मार्क्स में आता, अगर जरूरी लगता है कि आपको इसके सिम्टम्स भी नोट साथ में लिख देने हैं तो डेफिनेशन के साथ साथ आप इसके सिम्टम्स भी लिख दें। और डिफाइन करने के लिए केवल एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। यूनिट 3 में एक पोर्शन है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर उसका एक अलग से हिस्सा है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, राइट। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में 3 चीजें दी गई हैं आपके सिलेबस में, एक है स्किजोफ्रेनिया, दूसरा है एल्जाइमर डिसीज और तीसरा है डिप्रेशन। उन्हीं में से ये क्वेश्चन बना है स्किजोफ्रेनिया का, राइट। तो ये स्किजोफ्रेनिया होता है कैसे, एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, परसेप्शन मतलब सोच विचार की क्षमता, थॉट प्रोसेसेस यानी आपके विचार विमर्श की जो शक्ति होती है, थॉट आने कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इमोशंस में बदलाव, फीलिंग्स, बिहेवियर में चेंजेस, ऐसे कई सारे सिम्टम्स जो हैं वो क्रिएट करता है। सिम्टम्स में इंक्लूड हेलुसिनेशन, डिलूजन, सपनों में रहना, ख्वाबों में खोए रहना, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, आड़ी टेढ़ी बातें करना, इम्पेयर्ड सोशल फंक्शनिंग, समाज से दूर हो जाना, सामाजिक एक्टिविटी को बिल्कुल लाइक ना करना। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिकेशन एंड थेरेपी, बहुत सारे मेडिकेशन और थेरेपीज ट्रीटमेंट के तौर पे दी जा रही है, हालांकि स्टिल अभी स्किजोफ्रेनिया का कोई वेल नोन ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, राइट। अब तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। डिफाइन नियोप्लाज्म, अ नियोप्लाज्म एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ ट्यूमर। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल की जो कि ट्यूमर बनाती है। कैन बी बिनाइन और मैलिग्नेंट, 2 टाइप का हो सकता है, नॉर्मल या फिर एक्यूट कंडीशन का। मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म और कैंसर have the potential to invade nearby tissues and spread to the other part of the body। नियोप्लाज्म टाइप का जो कैंसर होता है अपने आस पड़ोस के ऑर्गन्स को भी अफेक्टेड करता है और ऑलमोस्ट बॉडी में स्प्रेड होने की क्षमता रखता है, राइट। ये होता है नियोप्लाज्म। एग्जाम्पल ऑफ नियोप्लाज्म इंक्लूड ब्रेस्ट कैंसर, राइट। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का जो एक एग्जाम्पल है वो नियोप्लाज्मिक टाइप का कैंसर हो सकता है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप लोग। डिफाइन द रोल ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज इन डेवलपमेंट ऑफ गट। गट नाम की जो डिसीज है उसमें जेंथिन ऑक्सीडेज का क्या रोल है वो डिफाइन करना है। 2 नंबर में कई बार पूछा गया। इट इज एन एंजाइम दैट कन्वर्ट हाइपोजेंथिन एंड जेंथिन टू यूरिक एसिड। एक एंजाइम होता है ये जेंथिन ऑक्सीडेज, राइट, जो कि हाइपोजेंथिन और जेंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। एंड एलिवेटेड एक्टिविटी ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज कैन लीड टू इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल। अब अगर इसकी इम्बैलेंस कंडीशन आती है, एलिवेटेड एक्टिविटीज होती हैं, तो ये अल्टीमेटली अगर यूरिक एसिड को कन्वर्जन का काम करता है तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ा सकता है। इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल ये लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ गट। और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से ही गट नामक डिसीज हो जाती है, ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ा तो गट नाम की डिसीज हो जाती है। यानी फाइनली जेंथिन ऑक्सीडेज का गट के डेवलपमेंट में क्या रोल है, अगर ये बढ़ता है, इसकी मात्रा बढ़ती है, इम्बैलेंस होती है इस एंजाइम की मात्रा, तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और जिससे गट डेवलपमेंट होगी। गिव अ शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रेव्स डिसीज, कई बार पूछा गया। एक टाइप का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि कॉजिंग ओवर रिएक्टिव थायराइड ग्लैंड, किसकी वजह से, थायराइड ग्लैंड ज्यादातर रिएक्टिविटी दर्शाने लगती है, बहुत एक्टिविटी में आ जाती है, रिजल्टिंग इन द हाइपरथायरॉइडिज्म। सबसे पहले थायराइड होगा यानी थायराइड की मात्रा बढ़ जाएगी, हाइपर वर्ड लगा हुआ है मतलब मात्रा थायराइड की बढ़ जाना। सिम्टम्स इंक्लूड वेट लॉस, सिम्टम्स में है वजन का घट जाना, तेज हार्ट बीट होना, ट्रेमर्स यानी चक्कर टाइप के आना या फिर झटके आना, एंड बल्जिंग आइज, आंखों में आंसू से भरे रहना हमेशा। ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूड मेडिकेशन, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी और सर्जरी। आयोडीन की मात्रा की से संबंधित थेरेपी प्रोवाइड की जा सकती है, सर्जरी की जा सकती है या फिर कई सारे मेडिकेशंस और रेडियो एक्टिव सर्जरीज जो हैं प्रोवाइड की जा सकती हैं। ओके, 8वां क्वेश्चन है स्ट्रोक और हीमोरेज को डिफाइन करना है 2 मार्क्स में ओनली। स्ट्रोक क्या है, सडन डिसरप्शंस ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ब्रेन में एक नॉर्मल ब्लड फ्लो जो होता है उसमें डिसरप्शन आ जाना, उसमें चेंजेस आ जाना, जैसे ब्लड फ्लो वेन्स और आर्टरीज के थ्रू होता है, इनमें कोई एक गैप, एक ग्रेजुअल गैप आ जाना है ना, जिसकी वजह से ये झटके आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं इनको, ठीक है। इन्हीं को ब्रेन स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है।
लीडिंग टू द ब्रेन सेल्स डैमेज, अल्टीमेटली ब्रेन सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। कैन बी कॉजली बाय अ ब्लॉकेज, एस्चेमिक स्ट्रोक और ब्लीडिंग हीमोरेजिक स्ट्रोक। इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इज क्रूशियल, तुरंत मेडिकली अटेंशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, यानी इलाज तुरंत मिलना चाहिए, राइट। हीमोरेज एबनॉर्मल ब्लीडिंग ऑफन एसोसिएटेड विद ब्लड वेसल्स रप्चरिंग, जब ब्लड की वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो ब्लीडिंग होने लगती है, राइट, उसी को हीमोरेजिक कंडीशन कहते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रोक इट रिफर्स टू ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन लीडिंग टू द हीमोरेजिक स्ट्रोक। अगर स्ट्रोक की भाषा में समझे तो दिमाग के अंदर की नसें फट जाना। इट रिफर्स द ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन, दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना, जो कि फाइनली हीमोरेजिक टाइप का स्ट्रोक इंड्यूस करता है, कॉज करता है। 9th नंबर, गिव पॉजिटिव एजेंट एंड साइन ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट बताएं और उसके साइन एंड सिम्टम्स बताएं। तो पॉजिटिव एजेंट है मायोबैक्टीरियम लेप्री, अ स्लो ग्रोविंग बैक्टीरियम, अपने फेवरेबल एनवायरमेंट में धीरे धीरे क्या करता है, स्लोली ग्रो अप करता है। साइंस ऑफ लेप्रोसी इंक्लूड स्किन लेसन्स, नम्बनेस, मसल्स वीकनेस, डिफॉर्मिटीज। अर्ली डायग्नोसिस इज मल्टी ड्रग थेरेपी आर की टू मैनेजिंग द डिसीज। अगर समय से पहले डायग्नोस कर ली जाए अर्ली स्टेज में तो इसको ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं अच्छे से। मायोबैक्टीरियम लेप्री, अ बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लेप्रोसी, अ क्रॉनिक इन्फेक्शन डिसीज दैट प्राइमरली इफेक्ट द स्किन, पेरिफेरल नर्व्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग। डिफरेंशिएट्स बिटवीन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लासिया विद एग्जांपल। हाइपरट्रॉफी है इंक्रीज इन सेल साइज, सेल की साइज में इनलार्जमेंट हो जाना, इतनी बड़ी है इसके बाद और बड़ी हो गई, राइट, ये है हाइपरट्रॉफी। कैसे होती, इन द साइज ऑफ ऑर्गन और टिश्यू, राइट, एक ऑर्गन की साइज जैसा या टिश्यू की जैसी साइज में कन्वर्ट हो जाना। एग्जांपल ऑफ हाइपरट्रॉफी इज द हार्ट मसल इन रिस्पॉन्स टू द क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर। हाई बीपी के केस में जो हार्ट मसल्स हैं वो क्या होती, इनकी मसल सेल्स की इनलार्जमेंट हो जाता है, इनमें क्या है, इंक्रीज हो जाती है इनकी साइज। हाइपरप्लासिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ऐसी कई सारी सेल्स बन जाना, ठीक है। तो एक बेसिक सा अंतर है, ठीक है, ये हो गई, अगर एक से ज्यादा सेल्स बनने लगे, डिफ्रेंसिएशन होने लगे, तो ये हो गई हाइपरप्लासिया की कंडीशन। और किसी एक सेल्स में, एक टाइप की सेल्स में इनलार्जमेंट हो जाना, वो हो गया हाइपरट्रॉफी। ओके, resulting in enlargement of organ or tissue. Prostatic hyperplasia causing the enlargement of prostate glands, ये examples में है। Discuss in brief megaloblastic anemia, 11th question। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, राइट, ये वाला लेते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया characterized by the presence of large immature red blood cells, मेगालोब्लास्ट कहते हैं इनको, immature RBC, ठीक है। ड्यू टू इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस, कैसे क्रिएट होती है इमेच्योर, जब आपकी डीएनए की सिंथेसिस जो है वो इम्बैलेंस हो, इम्पेयर्ड हो, उल्टे सीधे क्रोमोसोम अरेंजमेंट हो जाए, तब जाके ये इमेच्योर आरबीसीज बनने लगती हैं। दिस इम्पेयरमेंट इज कॉमनली कॉज्ड बाय डिफिशियंसी इन विटामिन बी 12 और फोलेट। इसकी डिफिशियंसी विटामिन बी 12 या फोलेट की कमी के कारण ये इम्बैलेंस हो सकता है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व एड्रेसिंग द अंडरलाइंग डिफिशियंसी थ्रू विटामिन सप्लीमेंटेशन एंड डाइटरी चेंजेस। जाहिर सी बात है, अगर इसकी कमी है तो अपन इसको सप्लीमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, विटामिन बी 12 को इसके सप्लीमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं अपन, तो ये इसकी एक अल्टीमेट थेरेपी के तौर पे अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफाइन हेपेटाइटिस, राइट इट्स वेरियस टाइप्स। हेपेटाइटिस क्या है, इनके वेरियस टाइप्स के बारे में बताएं। तो हेपेटाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर कॉमनली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शंस, अल्कोहल कंजप्शंस, ऑटोइम्यून कंडीशंस। ऐसे इन तरीकों से हेपेटाइटिस हो सकता है। सिम्टम्स में इंक्लूड करते हैं फैटीग यानी थकावट, जॉइंटिस यानी पीलिया, एंड एब्डोमिनल पेन यानी स्टमक के पेन, ठीक है, स्टमक में भयानक दर्द होना हेपेटाइटिस की कंडीशन में। टाइप में है हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी एंड ई। ईच ट्रांसमिटेड डिफरेंटली एंड वेरिंग इन सीवियरिटी एंड क्रोनिसिटी। हर इनमें से इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट होती, फैलती है और सीवियर से क्रोनिक कंडीशन तक जाती है, सीवियर से क्रोनिक कंडीशन यानी भयानक सिचुएशंस तक लेके जाती है। लिस्ट द कॉजेस ऑफ सेल इंजरी, सेल इंजरी के कॉजेस क्या क्या हैं उसके बारे में बताएं। सेल इंजरी क्या होती है, डिसरप्शन एंड डैमेज to cellular structure or functions often caused by various factors such as toxins, infections, inadequate oxygen supply, है ना, ये वेरियस रीजन हो सकते हैं सेल इंजरी के। कॉजेस में है, कॉजेस ऑफ सेल इंजरी इंक्लूड फिजिकल एजेंट्स सच एज ट्राउमा, रेडिएशन, है ना, किसी को कोई किसी भी प्रकार के ट्राउमा आते हैं या उसकी कोई रेडिएशन थेरेपी हुई है या रेडिएशन के संपर्क में आ गया है वो, उसके वजह से भी किसी भी स्पेसिफिक सेल को इंजरी हो सकती है। केमिकल एजेंट्स के थ्रू हो सकती है, लाइक टॉक्सिन, ड्रग्स,
इन्फेक्शियस एजेंट वायरस या बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती है, इम्यून रिएक्शंस के थ्रू हो सकती है, जेनेटिक फैक्टर्स के थ्रू हो सकती है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस के थ्रू हो सकती है, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकती है, एंड एजिंग प्रोसेस है, एज के साथ साथ बढ़ सकती है। ठीक है, इतने सारे कॉजेस पॉसिबली सेल इंजरी के हो सकते हैं। ओके, नाउ द 14th क्वेश्चन इज डिफाइन सीजर एंड क्लासिफाई इट्स टाइप। मल्टीपल टाइम पूछे गए, ये सभी के सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कंटिन्यू हैं अभी तक। ठीक है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सीजर्स, सडन एंड एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। अकस्मात और एबनॉर्मल कंडीशंस होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी करंट से लगते हैं, झटके से आते हैं सीजर्स में, causing a variety of symptoms, changes in behavior. Classification of seizures, generalized, focal, दो टाइप से, partial seizure या focal seizures का। generalized में involve both hemisphere of the brain, include subtypes such as tonic clonic, absence myoclonic and atonic seizures। इतने टाइप के होते हैं generalized seizure अपने आप में। and partial seizure originate in a specific region of the brain, can be further classified simple partial and complex partial seizure। अपने आप में ये भी दो टाइप से क्लासीफाई किया गया। 15th question is discuss the types of osteoporosis with the emphasis on its cause। osteoporosis को डिफाइन करें और इसके कॉज पे प्रकाश डालें, यानी इसको बताएं कि ये होता कैसे है। अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ, अपनी हड्डियों की डेंसिटी, उनका पतला हो जाना, राइट, उनकी डेंसिटी और उनकी स्ट्रेंथ जब घट जाती, रिड्यूस्ड हो जाती, तब ऐसी कंडीशन आती ओस्टियोपोरोसिस। पतले पतले हो जाती, हड्डियां दिखने लगती हैं पेशेंट्स की एकदम से, है ना, पूरे शरीर की रेप्स और बोन्स जो है काउंटेबल कंडीशन में आ जाती, लीडिंग टू इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स और बोन फ्रैगिलिटी। बहुत ही कमजोर हड्डी हो जाती, जरा सा हाथ मुड़ जाए या कोई झटका लगे हाथ पैर उंगली में तो बोन्स के ब्रेक होने का डर होता है, हड्डी टूटने का डर होता है हल्के से झटके में। दिस इज द osteoporosis। Types of osteoporosis: primary osteoporosis, secondary osteoporosis, includes postmenopausal osteoporosis resulting from hormonal changes in menopause, and age-related osteoporosis due to natural bone loss with aging, right? Natural bone loss, changes in menopause and age-related osteoporosis due to, okay, secondary osteoporosis caused by underlying medical condition, for example endocrine disorder और मेडिकेशन दैट अफेक्ट टू बोन डेंसिटी। कुछ कभी कभी मेडिकल कंडीशंस भी होती है जिनकी वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती है, जैसे कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हो सकता है, और उसके अगेंस्ट में जो मेडिकेशंस दिए जाते हैं वो भी बोन्स की डेंसिटी को रिड्यूस करते हैं। ईच टाइप ऑफ ओस्टियोपोरोसिस हैज डिफरेंट अंडरलाइंग कॉजेज बट बोथ कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज द बोन डेंसिटी एंड इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क। दोनों टाइप में ये रिस्क है, बोन डेंसिटी का कम होना और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, आउटलाइन द क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। राइट, अब इसमें 2 मार्क्स के लिए आपको लिखना क्या क्या है, 2 मार्क्स में ये कई बार पूछा गया है। क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के कौन कौन से क्लिनिकली साइन दिखाई देते हैं, राइट, सिम्टम्स कह रहे हैं आप, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, लॉस ऑफ फंक्शंस। ऐसे करके आप लिखना है। रेडनेस यानी इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया, जैसे जो भी अफेक्टेड एरिया होगा वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाने से स्किन में रेडनेस टाइप की दिखाई देती है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड इम्यून सेल्स, अफेक्टेड एरिया में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, राइट, और उस एरिया में क्या आ जाती है, इसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है उस स्पेसिफिक अफेक्टेड एरिया में, राइट। इंक्रीज लोकल टेम्परेचर, हीट यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन के कारण पेन ऑब्जर्व होता है, राइट। लॉस ऑफ फंक्शंस, इम्पेयरमेंट टू अफेक्टेड एरिया नॉर्मल फंक्शंस, जो भी अफेक्टेड एरिया जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको कहेंगे अपन अफेक्टेड एरिया, तो उस एरिया में क्या होगा, इम्पेयरमेंट, नॉर्मल फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट, वो प्रॉपर्ली वर्किंग में नहीं रहेगा ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू। दिस साइन में वेरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड सिवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन। लोकेशन से मतलब इनका है बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन कौन सी जगह पे इफेक्ट हो रहा है इन्फ्लेमेशन का, राइट, उसके अकॉर्डिंग ही साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वेरी कर सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। सिस्टमिक साइन लाइक फीवर, फैटीग, एलिवेटेड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कैन आल्सो अकर। ओके, डिफाइन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन commonly known as heart attack. It is result of a sudden blockage in the coronary arteries. Coronary arteries में suddenly कुछ blockage हो जाए, राइट, तब ये आने वाला एक नॉर्मल हार्ट अटैक की प्रोसेस होती है जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। लीडिंग टू द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स टिश्यू ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लॉकेज रहेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जो है वो
कम होगी, राइट। कैसी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जो है वो कम होगी या ना के बराबर रह जाएगी, जिसके कारण से हार्ट अटैक आता है। और मसल्स टिश्यू जो है हार्ट की, जो मसल्स हैं या टिश्यू हैं वो डेथ होने लगी। अल्टीमेटली हम सेल कह रहे हैं, जो सेल्स अवेलेबल है उनकी डेथ होने लगेगी, जिसके कारण से अटैक आता है। ओके, तो 2 मार्क्स में आपको इतना लिखना होगा। राइट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के? इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी, sedentary lifestyle, family history, age, gender, males are at higher risk and certain genetic disorder। कितने ज्यादा ये रिस्की फैक्टर्स हैं, कितने ऐसे ऐसे चीजों के अगेंस्ट में रिस्क है एथेरोस्क्लेरोसिस को लेकर, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, define hemophilia, a genetic bleeding disorder characterized by deficiency or dysfunctions of clotting factor। ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनके डिफिशियंसी या डिसफंक्शंस के कारण ये डिसऑर्डर होता है। लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, काफी लंबे समय तक और कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग क्रिएट कर सकता है। मेन टाइप्स आर हीमोफीलिया ए, फैक्टर 8 की डिफिशियंसी, एंड हीमोफीलिया बी, जिसमें फैक्टर 9 की डिफिशियंसी हो जाती है। अब आपको फैक्टर्स आपने पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े तो एक बार उनको रिमाइंड कर लीजिए, राइट। ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ये द इटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिजीज। क्या है अल्जाइमर की इटियोलॉजी? जेनेटिक फैक्टर्स में है एपोलिपोप्रोटीन E4, एबनॉर्मल प्रोटीन एक्यूमुलेशन, एमोइलेट प्लेक, टाउ एंगल्स, राइट। ये एक बीटा एमोइलेट नाम की प्रोटीन पाई जाती है ब्रेन में, राइट। यही एक स्पेसिफिक कॉज मानी गई है अल्जाइमर की। तो या तो इसके प्लेक्स बन जाते हैं, राइट, या तो फिर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपस में टेंगल या ट्विस्टेड हो जाते हैं। यही 2 टाइप की अल्जाइमर डिजीज मानी गई है, प्लेक एंड टेंगल, राइट। तो ये वही लिखा हुआ है, एमाइलेट के प्लेक बन जाना, राइट। न्यूरो इन्फ्लेमेशन, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज। ऐसे और भी स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं इनके डेवलपमेंट के पीछे। APOE4 or apolipoprotein E4, which is a genetic variant of APOE genes। इस जीन्स का जेनेटिक वेरिएंट है APOE4, राइट। एपोलिपोप्रोटीन कहते हैं इसको। Illustrate the risk factor of COPD। Risk factor of COPD include the smoking, primary cause, exposure to the environment, pollutants such as air pollution, occupational dust, genetic factors such as alpha-1 antitrypsin deficiency, respiratory infections and history of asthma and chronic bronchitis। ये है अस्थमा किसी को लंबे समय से हो या ब्रोंकाइटिस की बीमारी लंबे समय से हो, उनको रिस्क है, ठीक है, सीओपीडी के अगेंस्ट। और स्मोकिंग इसका प्राइमरी कॉज माना गया है। जो स्मोक करते हैं उनके लंग्स जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं और वो अस्थमैटिक या ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस उनके ज्यादा है। दैट इज व्हाई इसको प्राइमरी कॉज कहा गया है, राइट। डिफाइन रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, गिव इट्स साइन एंड सिम्पटम्स। Rheumatoid arthritis, chronic autoimmune disorder characterized by inflammation of the joints। joints में बहुत भयानक दर्द, पेन फील होता है, कहाँ पे? जितने भी बॉडी में joints हैं, ठीक है। leading to pain, swelling, stiffness, progressive joint damage। काफी लंबे समय तक अनट्रीटेड रहे तो joints जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। systemic symptoms में include fatigue, fever and weight loss। ये है इनके signs and symptoms। explain the etiology of syphilis caused by bacterium Treponema pallidum। bacterium Treponema pallidum primarily transmitted through the sexual contact। it can also be transmitted from mother to fetus during the pregnancy through blood transfusion। या तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैल सकता है, मदर से फीटस में जा सकता है, राइट, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा प्राइमरी कॉज है सिफिलिस का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ओके। तो इसके थ्रू ये फैलता है और इसका स्पेसिफिक पॉजिटिव एजेंट क्या हुआ? बैक्टीरियम, कौन सा बैक्टीरिया? ट्रिपोनिमा पैलिडम, राइट। तो ये इसका सिफिलिस का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इटियोलॉजी में आपको इतना लिखना होगा। डिफाइन गट, राइट सेक्स टाइप। गट इज अ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस caused by the accumulation of uric acid crystals in joints। गट भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह है, लेकिन यहाँ पे जॉइंट्स में यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, राइट। इसके वजह से उसमें इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन मतलब पेन होने लगता है बहुत ज्यादा, राइट, स्वेलिंग वगैरह ये सब आ जाती है। रिजल्टिंग फ्रॉम एलिवेटेड लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड।
और अल्टीमेटली ब्लड में भी यूरिक एसिड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। टाइप्स में देख लें, एक्यूट गॉटी आर्थराइटिस, सडन एंड सीवियर अटैक ऑफ जॉइंट पेन, स्वेलिंग, रेडनेस एंड वॉर्मथ, ये होते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। क्रोनिक टोफेशियस या टोफेकियस गट, long standing gut with the formation of toffee uric acid crystals deposits in joints, soft tissues और organs, इतनी जगहों पे एक्यूमुलेशन होने लगता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन होने लगता है किसका, यूरिक एसिड का, राइट। एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया, ये थर्ड टाइप है इसका, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। Elevated uric acid level without active gut symptoms but may progress to acute gouty arthritis और chronic gout over the time। ये एलिवेटेड यूरिक एसिड लेवल होता है जहाँ पे गट के सिम्टम्स शुरुआत में नहीं होते हैं, बाद में प्रोग्रेसिव होके ये या तो एक्यूट या क्रोनिक टाइप के में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इलस्ट्रेट पॉजिटिव एजेंट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। टीबी तो बहुत ही फेमस एक डिजीज है जिसके बारे में हम सभी आपने बहुत बार पढ़ रखा है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट साइन और सिम्टम्स के बारे में बताना है। कॉज्ड बाय बैक्टीरियम मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सिम्टम्स इंक्लूड पर्सिस्टेंट कफ, वेट लॉस, फटीग, फीवर, नाइट स्वेट्स, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, रात में पसीने आना, बुखार, थकावट, वजन का कम होना और कफ आना, ये सिम्टम्स हैं। डायग्नोसिस इन्वॉल्व स्पूटम टेस्ट, कफ का टेस्ट ही कहलाता है, कफ को ले जाके इसकी टेस्टिंग करवाना स्पूटम टेस्ट कहलाता है। चेस्ट का एक्सरे, समटाइम अदर इमेजिंग और टेस्ट, कई बार और भी मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं, क्लिनिकल टेस्ट। ट्रीटमेंट रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक और फॉर सेवरल मंथ्स। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्राइमरी सजेस्ट किए जाते हैं टीबी में। ओके, तो ये हो गए इसके पॉजिटिव एजेंट एंड इसके साइन एंड सिम्टम्स। ये थे 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस जो कि अपन ने मल्टीपल ईयर में जो देखे गए हैं वो अपन ने आज खत्म कर लिए 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर का सेकंड पोर्शन, बी सेक्शन, जहाँ पे आपको क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स दिए गए हैं और ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन आज अपन